हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अंगराज क्लासेस पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बारे में। हम आज बात करेंगे बच्चों, हिंदी व्याकरण में भी हम बच्चों पढ़ेंगे वाक्य। क्या पढ़ेंगे? वाक्य। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वाक्य क्या होता है। वाक्य की यदि हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि क्लास 9th हो या फिर क्लास 10th हो, क्लास 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सारी की सारी क्लासेस में ये चैप्टर आता है। तो इसे हम बहुत ही क्लियर तरीके से, बहुत ही इजी वे में आज हम अच्छे से पढ़ पाएंगे बच्चों और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, वाक्य क्या है। तो देखो, वाक्य की यदि मैं बात करता हूँ बच्चों, तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अपेक्षित अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। चलिए, तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं बच्चों, हमने बचपन में पढ़ा है। हमने बचपन में क्या पढ़ा है? हमने बचपन में वर्णों के बारे में पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? वर्णों के बारे में। वर्ण क्या होते हैं? जैसे कि छोटा आ हुआ, बड़ा आ हुआ, ई हुई, बड़ी ई, और भी आते चले जाते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे वर्ण कहलाते हैं। साथ ही साथ इसमें हमने पढ़ा था कि वर्णों के मेल से जो बनता है वो बनता है शब्द। क्या बनता है बच्चों? शब्द बनता है। यानी कि वर्णों के मेल से क्या बनता है बच्चों? शब्द बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? शब्द बनते हैं। और यही शब्द मिलकर क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। इसलिए वाक्य की परिभाषा क्या हो गई है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिसका अपेक्षित अर्थ प्रकट हो वह वाक्य कहलाता है। बच्चों, शब्दों का समूह होगा, लेकिन हमें उनका अर्थ भी कहीं ना कहीं ठीक ठीक से बोध होना चाहिए। अगर जब तक शब्दों के समूह का कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, वाक्य नहीं कहलाएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब वाक्य के अंग की बात करते हैं। तो यहाँ पर वाक्य के हमारे 2 अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विधेय होता है। सबसे पहले उद्देश्य की बात करेंगे तो किसी भी वाक्य में, मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्ता विस्तार, कर्ता और कर्ता का विस्तार जो होगा वो कहलाता है उद्देश्य। कहने का मतलब ये है कि कर्ता कौन होता है ये सब आपको पता है कि वाक्य में कार्य करने वाला कर्ता कहलाता है। कार्य करने वाला कौन कहलाता है? कर्ता कहलाएगा। जो वाक्य में कार्य करेगा वह कर्ता कहलाएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, श्याम खेलता है। मैंने लिया श्याम खेलता है। अब मुझे एक बात बताएं, खेल कौन रहा है? श्याम खेल रहा है। तो श्याम क्या हो जाएगा? इस वाक्य का कर्ता हो जाएगा। ठीक है। तो वाक्य में जो कर्ता होगा और कर्ता का विस्तार होगा वही हमारा क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। कर्ता विस्तार मतलब कर्ता के बारे में जो जो बात कही जाएगी। जैसे कि मैंने कहा उस घर में रहने वाला लड़का खाना खाता है। तो खाना कौन खाता है? आप कहोगे लड़का खाता है। खाना कौन खाता है? लड़का। लेकिन लड़के के बारे में क्या क्या कहा गया है? उस घर में रहने वाला लड़का। तो उस घर में रहने वाला लड़का तक पूरा का पूरा कर्ता विस्तार कहलाएगा। इसी को हम उद्देश्य कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, विधेय की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे हम? विधेय की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, हम विधेय की बात करते हैं। सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में कर्ता और कर्ता विस्तार को छोड़कर, कहने का मतलब ये है उद्देश्य को छोड़कर जो भी बचेगा वो क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिया, राम सो गया। सो गया। अब कर्ता कौन है? राम। देखो सो कौन गया भैया? कौन सो गया? तो आप कहोगे राम। तो ये तो कर्ता हो गया, तो इसको छोड़ दो, बचा कौन? सो गया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ये हमारा विधेय कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं वाक्य के प्रकार। तो वाक्यों के प्रकार को मैं 2 प्रकार से समझ सकता हूँ। पहला तो हम समझ सकते हैं रचना के आधार पर, दूसरा हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर। दोनों ही आधार पर इम्पोर्टेंट हैं, रचना के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम बात करेंगे रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। एक होता है साधारण वाक्य, दूसरा मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। तो पढ़ते हैं सबसे पहले साधारण वाक्य।
साधारण वाक्य कैसे वाक्य होंगे? यदि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वाक्य में केवल और केवल एक कर्ता हो। क्या हो? एक कर्ता। एक कर्ता हो, कहने का मतलब है पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट हो, या फिर हम कह सकते हैं एक क्रिया हो। क्या हो? एक क्रिया हो। एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं क्या? साधारण वाक्य। देखिए, एक ही भाव को प्रकट करने वाले वाक्य साधारण वाक्य कहलाते हैं। इनमें एक ही कर्ता और एक ही क्रिया होती है। जैसे मैंने कहा, मोहन खाना खा रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, खाना क्या हो गई? क्रिया। तो बताइए एक क्रिया है या नहीं? एक ही क्रिया है। कौन खा रहा है? मोहन खा रहा है। तो मोहन कौन हो गया बच्चों? कर्ता हो गया। तो एक कर्ता है, एक क्रिया है, तो इस वाक्य को साधारण वाक्य कह देते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं मिश्रित वाक्य की। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक्य है। प्रश्न में, पेपर में प्रश्न यहाँ से बनता ही बनता है। मिश्रित वाक्य की बात करेंगे। मिश्रित वाक्य क्या होता है? देखिए, ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक ऐसा वाक्य जिसमें एक से अधिक उपवाक्य हों। क्या हो? उपवाक्य हों। उपवाक्य का मतलब होता है वाक्य से छोटा, जो कंप्लीट अर्थ ना देता उसको उपवाक्य कहते हैं। तो किसी भी वाक्य में जिसमें एक से अधिक उपवाक्यों का मिश्रण होता है, इसमें देखो एक आपका प्रधान उपवाक्य होगा और शेष जो होगा वो कैसा होगा? आश्रित होगा। मतलब किसी भी वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों, उनमें से एक प्रधान हो और एक आश्रित हो, उसको हम कहते हैं क्या? मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको सिंपल सा बेसिक सा समझा रहा हूँ कि हम प्रधान और आश्रित कैसे पहचानेंगे। तो देखें, जिसके साथ भी कोई भी उपवाक्य हो, जिसके साथ जिसे, जो, जहाँ, की, ये सब जिस वाक्य के आगे लगे हों वो हमारा क्या कहलाएगा? आश्रित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आश्रित वाक्य कहलाएगा। आश्रित वाक्य कहलाएगा। तो देखो, जिसे आवश्यकता हो, यहाँ से यहाँ तक एक उपवाक्य हो गया, वह खाना मांग ले। ये दूसरा उपवाक्य हो गया, ये पहला उपवाक्य और ये दूसरा उपवाक्य। तो जिसे आवश्यकता हो वह खाना मांग ले। आप देख पा रहे हैं कि इसमें एक वाक्य तो ये रहा और एक वाक्य ये रहा है। मतलब एक उपवाक्य ये रहा, एक उपवाक्य ये रहा, दो उपवाक्य हो गए। दो उपवाक्य हो गए तो हम कह सकते हैं ये वाला हमारा आश्रित हो गया, क्योंकि इसके आगे क्या लगा है? जिसे लगा है। मैंने बताया था, जिसे, जो, जहाँ, तहाँ, जैसे, जिसने, की, ये सारे के सारे आश्रित उपवाक्य के पहचान बोधक होते हैं। ये हमारा आश्रित उपवाक्य हो गया और ये हमारा प्रधान हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको मिश्रित वाक्य समझ में आ गया होगा। अब मिश्रित वाक्य के भी तीन उपभेद किए गए हैं। हम देख सकते हैं, एक होता है हमारा, यानी कि जो उपवाक्य होते हैं उन उपवाक्यों को भी हमारे तीन भेद किए गए हैं। देखिए, पहला होता है हमारा संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपको केवल जानना है, इनका डिटेल आपको नहीं पढ़ना है, सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की बात करेंगे। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? संयुक्त वाक्य में भी एक से अधिक वाक्य होंगे, बस कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों कैसे होंगे? प्रधान होंगे। दोनों के दोनों कैसे होंगे? दोनों प्रधान उपवाक्य होंगे। दोनों कैसे होंगे बच्चों? प्रधान उपवाक्य होंगे। प्रधान का मतलब समझ गए ना? दोनों का अपना अपना एग्जिस्टेंस होगा, दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। सामान्यतः इनकी पहचान बता दें संयुक्त वाक्य की। और, किंतु, परंतु, तथा, अथवा, या, ये सब आपको कहीं किसी वाक्य में दिख जाए तो समझ जाना बच्चों वो कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। तो देख पा रहे हैं, इसमें हम देखेंगे तो देखिए, पहला ये रहा, विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई। अरे भैया, विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तो हो जाने दो, और हम घर लौट आए तो ठीक है भैया, आप घर लौट आए, अच्छी बात है। हम घर लौट आए अपने आप में एक प्रधान है, इसका कोई दूसरे वाक्य से रिलेट नहीं है। विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई, हो जाने दो भैया भाई पढ़ाई बंद।
हम लौट आए भैया, लौट आओ। और इसमें मैंने बताया था कि इसके बीच में क्या आ गया, और आ गया। क्या आ गया बच्चों, और आ गया। तो हम कह सकते हैं ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रचना के आधार पर तीनों वाक्य समझ में आ गए होंगे कि सरल वाक्य क्या होते हैं जिनमें एक कर्ता एक क्रिया, मिश्रित क्या होते हैं जिनमें एक से अधिक उपवाक्य हों, दो एक प्रधान हो एक आश्रित हो। आश्रित वाक्य की पहचान हम कैसे करेंगे, जो, जहाँ, जिसे, जिसने, की, ये सारे के सारे हमारे शब्द मिलते हैं। संयुक्त वाक्य मैंने बता दिया कि दोनों के दोनों प्रधान होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद, सबसे इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के सबसे पहले तो 8 भेद किए गए हैं। कितने भेद किए गए हैं, 8 भेद किए गए हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद किए गए हैं। 8 भेद कौन कौन से किए गए हैं, पहला होता है विधानवाचक वाक्य, दूसरा होता है निषेधात्मक, तीसरा होता है प्रश्नवाचक, चौथा होता है आज्ञावाचक, पांचवा होता है इच्छावाचक, छठवां होता है संदेहवाचक, सातवां होता है संकेतवाचक, आठवां होता है विस्मयादि बोधक। बच्चों इस ग्रुप की पीडीएफ फाइल, ये इस जो चैप्टर की पीडीएफ फाइल है वो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विधानवाचक वाक्य, इनको हम विधिवाचक वाक्य भी कहते हैं। देखिए विधानवाचक वाक्य की बात करता हूँ, वही जैसे हमने सरल वाक्य पढ़े थे अभी जैसे हमने सरल वाक्य पढ़े थे वैसे ही हमारे हैं विधानवाचक वाक्य। इनमें भी क्या होगा, सिंपल सा किसी कार्य के करने या होने का बोध होगा। इनमें भी क्या होगा, किसी कार्य के सिंपल करने या होने का बोध होगा, उसी को हम क्या कह देंगे, विधानवाचक वाक्य कह देंगे। देखिए जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य जानकारी मिलती हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। किसी के अस्तित्व का बोध भी इसी प्रकार के वाक्यों में होता है। जैसे कि अस्तित्व का बोध मतलब राम खिलता है, तुम अच्छे हो। जैसे कि सेंटेंस आ गया, अशोक ग्वालियर में रहता है। इसमें कोई किसी बात की कोई दिक्कत तो नहीं है, सिंपल सा एक भाव प्रकट कर रहा है कि अशोक ग्वालियर में रहता है। तो इनको हम विधिवाचक वाक्य या फिर विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्या कह देंगे, इनको हम विधानवाचक वाक्य कह देंगे, विधानवाचक वाक्य कह देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा आता है निषेधात्मक वाक्य। कौन सा आता है बच्चों, निषेधात्मक वाक्य। निषेध का मतलब होता है नहीं, मतलब नॉट। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के संदर्भ में नहीं का बोध निकले, मतलब निषेध का बोध हो, उनको हम निषेधात्मक वाक्य कह देंगे। जिस वाक्य में किसी कार्य के करने का निषेध यानी कि ना होने का बोध हो, उन्हें हम निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। कुल मिला के ये है कि इनमें नहीं आएगा। पहचान क्या है बच्चों, इनमें नहीं आएगा। राम ने खाना नहीं खाया, कैसे पहचानेंगे भैया, नहीं आ गया तो आप कह दोगे निषेधात्मक वाक्य है। क्लियर है। अगर इसमें नहीं, अगर मैं कहता कि राम ने खाना खाया, अगर मैं इसमें ये कहता कि राम ने खाना खाया, तो आप क्या कह देते, आप कह देते सर ये विधानवाचक हो गया। क्लियर है। लेकिन राम ने खाना नहीं खाया है, इसलिए हम कह देंगे ये कैसा है, विधिवाचक और ये निषेधात्मक वाक्य है। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे बच्चों प्रश्नवाचक वाक्य। किसकी बात करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य की बात करेंगे। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य में सिंपल सी बात है कि प्रश्न पूछने का बोध होगा। क्या होगा, प्रश्न पूछने का बोध होगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे तो आप उसका उत्तर या तो हाँ में दोगे या ना में दोगे। तो ऐसे वाक्य जिनमें हम किसी भी प्रश्न से संबंधी पूछने की जानकारी प्राप्त करते हैं, उन वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। देखिए जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए अर्थात किसी से कोई बात पूछी जाए, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। सिंपल सी बात, क्या तुम आज ही वापस आओगे, क्या तुम आज ही वापस आओगे, ये हमें पता है कि आएंगे या नहीं आएंगे, केवल प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कह देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब हम बात करेंगे आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा नाम से स्पष्ट हो रहा है, किसी को ऑर्डर देना है। क्या करना है बच्चों, किसी को ऑर्डर देना है। आज्ञा का मतलब क्या है, किसी को ऑर्डर देना है। मैंने कहा यहाँ मत आना, मैंने कहा यहाँ आओ। मैंने एक सेंटेंस दिया यहाँ
आओ। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ यहाँ आने का, आदेश दे रहा हूँ। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के करने का, होने का या अनुमति या आज्ञा दी जाए, क्या दी जाए, अनुमति या आज्ञा दी जाए, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं क्या, आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा तुम बाज़ार चले जाओ, एग्जाम्पल इसका क्या है बच्चों, तुम बाज़ार चले जाओ। तो हम कह सकते हैं कि तुम बाज़ार चले जाओ, मतलब ये आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे इच्छावाचक वाक्य। देखो बच्चों, इच्छावाचक वाक्य का मतलब ये होता है कि हमें अपनी इच्छा प्रकट करना है, यानी कि ऐसे वाक्य जिनसे हमारी इच्छा का बोध हो। इच्छा, आशीष या निवेदन प्रकट करने वाले वाक्य को इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। सामान्यतः इसमें ये शब्द आएंगे काश, मतलब इच्छाओं को प्रकट करना है। जैसे कि मैंने कहा ईश्वर करे तुम्हारी नौकरी लग जाए। अब यहाँ पर मेरी इच्छा क्या है, मेरी इच्छा ये है कि तुम्हारी नौकरी लग जाए भैया, मतलब मैं तुम्हारी क्या कर रहा हूँ, शुभकामनाएं मांग रहा हूँ तुम्हारे लिए अपनी इच्छाओं को प्रकट कर रहा हूँ। तो ऐसे वाक्यों को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। बड़े सिंपल से हैं। इच्छा को प्रकट करने वाले वाक्यों को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा मैं करोड़पति बन जाऊँ। अब भैया मैं करोड़पति बन जाऊँ तो ये मेरी इच्छा है कि नहीं है, तो ऐसे वाक्य को इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। बच्चों छठवां आता है हमारा संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक मतलब आपको डाउट रहेगा, इसमें क्या रहेगा, डाउट रहेगा। क्या रहेगा, डाउट रहेगा। डाउट का मतलब हम ये कह देंगे कि आपको एक शब्द मिलेगा शायद। क्या मिलेगा, शायद। ऐसे वाक्य जो शायद से स्टार्ट होंगे वो हमारे संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। देखिए, जिन वाक्यों में कार्य के करने या होने के संबंध में क्या हो, संदेह हो या संभावना हो, पॉसिबिलिटी हो, उनको संदेहवाचक वाक्य कहेंगे। जैसे शायद मैं देर से लौटूं। अब देखो पता नहीं है, मैं जल्दी भी आ सकता हूँ, लेट भी आ सकता हूँ, इसलिए मैंने एक शब्द लगा दिया क्या, शायद। शायद मैं देर से लौटूं। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इन वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कह देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि मैं जल्दी आऊँगा या देर से आऊँगा। मैंने कह दिया है कि हो सकता है, या फिर कभी शायद की जगह पर क्या आ जाए, हो सकता है। क्या आ जाए, हो सकता है। तो आप समझ रहे होंगे कि संदेहवाचक वाक्य किन्हें कहा जाता है, ऐसे शब्द जिनमें संभावना हो, संदेह हो किसी भी कार्य को करने के लिए या फिर होने के लिए, तो उनको संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अगला आता है बच्चों संकेतवाचक वाक्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। संकेत का मतलब आप समझ गए कि कोई भी एक वाक्य है, ये एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करेगा। जैसे मैंने कहा जो जीता वही सिकंदर, तो भैया जो जीता कौन, सिकंदर। कौन सिकंदर, कौन है, वही सिकंदर। कौन, जो जीता। जैसे मैंने कहा जिन वाक्यों में एक क्रिया के दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। मैं जाऊंगा कब, जब तुम आओगे, मतलब तुम्हारे आने पर मेरा जाना निर्भर है कि नहीं है। तो इस जाऊंगा क्रिया किस पर निर्भर है, आओगे पर। तुम आओगे तभी मैं जाऊंगा। तो इन वाक्यों को हम संकेतवाचक के वाक्य कहेंगे। जैसे कि जिसने उस लड़के को डूबने से बचाया उसे इनाम मिलेगा। किसे मिलेगा इनाम, जिसने उस लड़के को डूबने से बचाया। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, तो ऐसे वाक्यों को हम कह देते हैं क्या, संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। क्लियर है। आठवां हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट है विस्मयादि बोधक वाक्य। किस पर बढ़ते हैं बच्चों, विस्मयादि बोधक वाक्य पर। बच्चों विस्मयादि बोधक वाक्य की मैं बात करता हूँ तो विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। क्या होता है, आश्चर्य। जैसे कि हमारे मन में जितने भी भाव होते हैं, शोक है, दुख है, घृणा है, हर्ष है, इन सब भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा आप ताजमहल देखने गए, तो आपने ताजमहल देखती क्या क्या आप एकदम से आश्चर्यचकित हो गए, आपने कहा वाह कितना सुंदर है। तो आपने अंदर से अपनी भावनाओं को प्रकट किया, आप देख के उससे आश्चर्य हो गए। तो ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों से आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भावों का बोध होता है उनको हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। अरे तुम कितने बदतमीज हो। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, अपने गुस्सा को जाहिर किया। अरे शब्द आगे कि नहीं आ गया। इनका साइन याद रखो, इन वाक्यों का साइन जो होता है वो ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा होता है। ये साइन होता है, कैसा होता है बच्चों, ये होता है। देखो ये होता है, ये साइन होता है ऐसा, एक डंडा और नीचे एक बिंदी लगी रहती है, ये इसका साइन होता है। देखो यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ।
ये रहा इसका साइन। क्लियर है? तो ऐसे वाक्यों को हम विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए मेरी वीडियो में इतना ही है। इसके नेक्स्ट बाद हम बात करेंगे वाक्य परिवर्तन कैसे करना है हमें, और हम आगे बात करेंगे कि ये सारे के सारे वाक्य परिवर्तन के बाद हम बात करेंगे कि कहीं ना कहीं मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इन सब की हम बात करेंगे, कुछ वाक्यों का परिवर्तन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ें, नोट्स वोट्स बनाएं इनके, और ये PDF फाइल आप मेरे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू।